आज हमारे बीच काफी दिनों के बाद दूसरे मुल्क से, दूसरे देश से, जो कि कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान के फर्स्ट फाउंडर, पाकिस्तान के टॉप फाउंडर, और जिनका नाम सारे लोग जान ही रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब में आते हैं। तो पाकिस्तान के लाहौर शहर से वो बिलोंग्स करते हैं और बहुत अच्छे उनकी कारकर्दगी है। तो तमाम चीजों पे अहाता अभी करना मुश्किल नहीं है। अहाता करना अभी उसका अहाता करने का उसका वक्त नहीं है, यानी उसको वर्णन करना, उसको बयान करना, उसको डिस्क्राइब करना अभी उन चीजों का वक्त नहीं है। क्योंकि हमारे सर काफी मसरूफ रहते हैं, काफी बिजी रहते हैं, तो इस बिना पे वक्त बड़ी मुश्किल से वो दे पाते हैं। तो अब जो हमारे लिए जो भी वक्त मिला है, तो हम उनसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो और उनका भरपूर फायदा उठाएं और उनकी बातों को सुने और उन पे गौर करें कि ऑन पैसिव क्या है और अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है ऑन पैसिव में। क्या हम लोगों को फेस करना है और क्या करना है, क्या हमारे ड्रीम्स हैं, ये सारी बातें हैं। तो इन सारी बातों पे आज जो है चर्चा की जाएगी, आज उन पे जो है बात की जाएगी। तो आज हमारे बीच जो एक नाम है, जो कि जाना पहचाना नाम है और एक बड़ी शख्सियत है, तो वसीम अनवर। वसीम अनवर जी पाकिस्तान से हैं और आज आपके इस एक्टिव स्टार इंडिया के मजलिस में, इस महफिल में आज वो रौनक अफरोज हो रहे हैं। तो अब आप उनका जलवा देखिए। तो इस महफिल में बस आपकी कमी थी, चले आइए। तो अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए उनको इनवाइट करता हूँ। उनको दावत देता हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो अपने अंदाज में वो आए और अपना अंदाज बयां शुरुआत करें। तो थैंक यू सो मच वसीम अनवर फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका खैर मकदम किया जाए, इस्तकबाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो सफ़ीर भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच के, और आपकी पेशेंस का भी कि आपने मुझे बुलाया एक दफ़ा, लेकिन आपको पता कि नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ दूसरे वेबिनार में जाने से, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका यहाँ आने से, क्योंकि आपको पता है मैं अपने जो भी वेबिनार्स, जो भी यूट्यूब लाइव वगैरह करता हूँ, तो क्योंकि आई एम द ओनली वन। और इसमें यह कि मैं जमशेद आलम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं इस काबिल नहीं हूँ, आपने कुछ ज़्यादा ही मुझे मेरे बारे में बात कर दी, और मैं भी आपकी तरह एक आम सा फाउंडर हूँ, बट एक छोटी सी सर्विसेज दे रहा हूँ लोगों को गाइड करने के लिए। और बाकी ये कि मैं पाकिस्तान का एक तो फर्स्ट फाउंडर नहीं हूँ पाकिस्तान से, ये जो इस मेरे से पहले भी फाउंडर थे, 2018 वाले फाउंडर भी हैं, 2019 वाले फाउंडर भी हैं। मैंने 11 जुलाई 2020 को ज्वाइन किया था। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि यहाँ आई एम द फर्स्ट फाउंडर फ्रॉम पाकिस्तान हु स्टार्टेड वेबिनार फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो जिसने ऑन पैसिव के लिए वेबिनार, यूट्यूब लाइव और ये चीज़ सिलसिला शुरू किया। और मेरे ख्याल में अभी पहला अभी तक वन एंड ओनली ही हूँ, और मैं इतने 2 साल 3 साल से जब से सर्विसेज कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी उम्मीद में था कि लोग और भी हैं पाकिस्तान से, बट एक रीज़न थी कि पाकिस्तान एक इंडिया की निस्बत एक छोटा मुल्क भी है, और सेकेंडली इंडिया को प्रायोरिटी इसलिए है कि यहाँ पर ऑफिस जो है इंडिया हैदराबाद में इंडिया में, जब आप एक मुल्क में ऑफिस होता है तो लोग बहुत होपफुल होते हैं और उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। अब पाकिस्तान में इससे पहले ये था कि वेबिनार में लोग आते थे, वैसे ऑनलाइन काम करते थे, लेकिन आपको पता स्कैम रेशियो बहुत ज़्यादा थी।
तो बहुत से लोगों को जब स्कैम हुआ तो उनका ट्रस्ट लेवल वो नहीं रहा। अब फाउंडर क्यों नहीं सामने आ रहे, इसकी मल्टी रीजंस हैं। एक तो है मोस्टली जो फाउंडर हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो सामने फ्रंट पे आकर बात कर सके, ठीक है, और उनको इतनी समझ भी नहीं है। उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन इस वजह से नहीं किया कि वो ऑन पैसिव के विजन को समझ चुके थे। वो उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया, चलो एक कंपनी है, यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें पैसा मिलेगा। तो जिस तरह मेजोरिटी लोग इंडिया में बात होती है, मुझे सॉरी मैं इस वक्त एक्चुअली वेबिनार कर या लाइव करता नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा घर रोड के पास है, तो काफी ट्रैफिक होती है, तो माजरत अगर आज आपको कोई बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे। तो उसमें ये कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो मैं बताया कि उनको पता नहीं है, उन्होंने उनको अभी भी वो उनके बेसिक सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं, जैसा कि इंडिया से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद वो इतना ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्ड हुआ। इसकी वजह मल्टी रीजंस है कि क्योंकि कंपनी काफी लंबे अरसे से 2018 से मूव कर रही है, लेकिन वो शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो जो जैसे आप लोग यहाँ पर ये सेशन करते हैं या हम लोग करते हैं, हम लोग चूंकि ऑन पैसिव की कहते हैं कि दिल को समझ चुके हैं, उसके विजन को समझ चुके हैं, तो इसलिए इसलिए हमारे लिए ये चीज इतना बॉदर नहीं करती अगर कोई चीज थोड़ी डिले होती है या कोई चीज काम वक्त पर नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान से जो अभी भी शायद वो सामने नजर आए, लेकिन क्या है वो जॉब ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जहां पर वो कोई ऑनलाइन काम उन्हें अलाउ नहीं है, वरना उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आपको पता है कंपनी की तरफ से अभी कोई पैसा नहीं है, कंपनी अभी देगी पैसा, लेकिन ये कि थोड़ा सा वक्त इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग भी सामने आ जाएंगे जब उनके पास इतना कमीशन, इतना पैसा आ जाएगा कि वो अपनी जॉब छोड़ भी दें, उनकी डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो लोग ऐसा करेंगे। तो और बाकी अपना इंट्रोडक्शन आपने बताया, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल लाहौर से मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा ताल्लुक पंजाब से ही है। सरगोदा शहर, जिसको शाहीनों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ ईगल्स, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस पाकिस्तान की सरगोदा में है। वहाँ से वहाँ वो मेरा शहर है, लेकिन मेरी पैदाइश कराची सिंध की है। वो भी एक ये था कि मेरे फादर चूंकि एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, तो वो डेपुटेशन कराची में थे, तो वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। मेरी पैदाइश कराची सिंध की है, लेकिन मेरी फैमिली सारी सरगोदा से बिलोंग करती है, फॉर फादर्स। उसके बाद ये है कि लाहौर में मेरा वक्त ज़्यादा गुजरा है, और लाहौर में जो एजुकेशन के हवाले से कह लें या जॉब के हवाले से कह लें। और फैसलाबाद में इस वक्त हूँ। फैसलाबाद में चूंकि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर मेरे इन लॉज भी हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं एक्चुअली पंजाब के 3 शहरों से कनेक्टेड हूँ, जो कि 2-2 घंटे की ड्राइव पर, यानी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, सरगोदा, फैसलाबाद एंड लाहौर। तो और बाकी है कि 11 जुलाई 2020 को जैसा कि मैंने ज्वाइन किया, और इसमें ज्वाइन करने की वजह यह थी क्योंकि इससे पहले क्योंकि 8-10 साल से मैं ऑनलाइन फील्ड में हूँ, तो मैं लोगों को मैं बिल्कुल भी MLM के हक में कभी भी नहीं था। ये वजह नहीं है कि MLM सही नहीं है। MLM का जो मॉडल है वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। वो इस तरह मुश्किल है कि अगर आप देखें नेटवर्किंग का मॉडल हो या MLM का मॉडल हो, तो जो मेजॉरिटी होती है वो नेटवर्किंग कर नहीं पाती, वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती, वो उस तरह बात नहीं कर पाती। उनकी कंपनी जेन्युइन भी हो, लेकिन वो बात कन्वे नहीं कर पाती। यही वजह है कि जो थोड़े से लोग हैं जो नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, जिनमें थोड़ा सा टैलेंट होता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, बाकी लोग उनका पैसा स्टक हो जाता है और 90% प्लस फेल हो जाते हैं, या जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो कामयाब हो जाते हैं। तो ऑन पैसिव ज्वाइन करने से पहले मैं स्टडी कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डाटा साइंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के लिए ये वर्ड ही बहुत मुश्किल सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है आर्टिफिशियल मसनूई इंटेलिजेंस जहानत। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट से निकला है, तो मसनूई जहानत यानी रोबोट्स।
अब ये रोबोट्स को हम मसनूई ज़हानत क्यों कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कह रहे हैं? इससे पहले हम बचपन से रोबोट का इस्तेमाल देखते आए हैं और बहुत सारी चीजें हमने रोबोट्स के मुतालिक देखी हैं, लेकिन हमने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड नहीं सुना। एक्चुअली रोबोट्स के डिफरेंट फेजेस हैं। जो पहला फेज था वो जो हम बचपन से देखते आए, उसमें रोबोट्स हमने बनाया, रोबोट को ऑर्डर दिया और रोबोट ने उस ऑर्डर पर अमल किया। जबकि दूसरा जो फेज था, दूसरा फेज जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि रोबोट्स को हम दिमाग देते हैं। दिमाग से मुराद हम रोबोट्स को नॉलेज देते हैं, रोबोट उस नॉलेज की बेस पर अपने फैसले खुद करता है। यानी रोबोट को अगर हम अच्छी बातें बताएंगे तो वो अच्छी बातों पर के मुताबिक काम करेगा, गंदी बातें बताएंगे तो गंदी बातों के मुताबिक काम करेगा। ये अप टू अस कि हम पर है कि हम उन्हें क्या एजुकेट करते हैं। इसकी आर्टिफिशियल की अगर एग्जांपल दी जाए, अब तो मैंने इंडिया में भी देखी, एक ड्राइवरलेस कार्स है और उसमें ऊबर क्रीम की तरह सर्विसेज होती हैं। आप गाड़ी को बुलाते हैं ऐप के जरिए, जब गाड़ी आती है तो गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता, आप उसमें बैठते हो, अपनी डेस्टिनेशन लिखते हो और आप ऐप के थ्रू आपकी पेमेंट कट जाती है। और वो गाड़ी में चूंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम फीड किया हुआ है, जिसमें गूगल मैप हो सकता है, ट्रैफिक सेंसर्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो भी पैसेंजर बैठेगा उसकी डेस्टिनेशन डिफरेंट होगी। किसी ने राइट टर्न करना है, किसी ने लेफ्ट टर्न करना है, किसी ने दूर जाना है, किसी ने नजदीक जाना है, कभी ट्रैफिक ज्यादा मिलेगी, कभी कम मिलेगी, लेकिन वो जो कार है, जो एआई के थ्रू आपने कॉल की, वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसी तरह एक और सिंपल से एग्जांपल है, अगर एक बिल्ली है, अगर हम रोबोट को बिल्ली के बारे में हम नॉलेज देना शुरू कर दें, 1,00,000 पिक्चर्स, वीडियोस, बहुत सारा डाटा दे दें कि बिल्लियों के बारे में बता दें सिर्फ, तो होगा ये कि जब उसके सामने बिल्ली आएगी तो रोबोट फौरन बताएगा ये कैट है, एक तो शनाख्त करेगा, इसकी नस्ल ये है, इसका कलर ये है, इसकी एज इतनी है और ये उसके बारे में वो मालूमात देगा जो हमें भी मालूम नहीं होगी। तो इसकी रीजन ये है कि उसको उसमें बिल्ली के बारे में प्रोग्राम फिट किया गया, लेकिन जैसे ही कोई और जानवर गुजरेगा, चूहा गुजरेगा या कुत्ता गुजरेगा या कोई बकरा बकरी जो भी वटएवर, तो वो उसे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम फीड ही नहीं किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह काम करती है। अभी जो हम देखते हैं कि हम वेब डेवलपर देखते हैं, ग्राफिक डिजाइनर देखते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अभी एआई के जरिए होने वाला है कि जो 50 लोग काम करते थे, अब एक बंदा काम करेगा, बाकी काम एआई के थ्रू करवाएगा। तो ये इस तरह होने वाला है। तो एआई ऐसा हमारी जिंदगी आसान होने वाली है, ठीक है। तो कुछ लोग समझते हैं कि एआई के आने के बाद डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई ऐसी नई चीज आती है तो जॉब जाती है, तो नई जॉब्स निकल आती हैं। तो ये एक चीज है। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डेटा साइंस को पढ़ रहा था, और डेटा साइंस वो कनेक्टेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही। और वो ऐसा ही है कि जैसे आपको पता है कि आप किसी भी इदारे में जाएं तो वहां पे ऑडिट होता है और उनका जो माजी का जो रिकॉर्ड होता है उसको चेक किया जाता है कि उसमें से जो भी ग्लिचेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको चेक किया जाता है, ठीक है। ये चीज होता है। तो ऑडिट में ये होता है। तो डेटा साइंस जो है ऑडिट का एक नेक्स्ट स्टेप है। डेटा साइंस में अगर कोई मिसाल के तौर पर एक मार्ट है, उसका कोई डेटा साइंटिस्ट की मदद लेता है, उसको कॉल करता है, तो डेटा साइंटिस्ट जो काम करेगा उसका जो पहला स्टेप होगा वो ऑडिट ही होगा। वो पहले तो स्टोर की तमाम चीजों को ऑडिट करेगा, फिर उसका एनालिसिस करेगा, फिर वो सॉफ्टवेयर टूल की मदद से वो ग्राफ की सूरत में ये बताएगा, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेगा कि फ्यूचर में आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा मंगवानी चाहिए, ये कम मंगवानी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं मंगवानी चाहिए, ये प्रोडक्ट इस महीने में ज्यादा मंगवानी चाहिए। तो इस तरह का एनालिसिस करेगा जिससे उसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो अब ये लोग डेटा साइंटिस्ट की खिदमात हासिल करते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो लेकिन उसमें ज्यादा जो किरदार होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है, उसमें टूल यूज होते हैं। तो आने वाला फ्यूचर डेटा साइंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा आप इसको स्टडी करें और इसके बहुत बेनिफिट है। अब आ जाते हैं कंपनी की तरफ। तो जब मुझे पता चला कि एक कंपनी एक आ रही है जिसका नाम ऑन पैसिव है, मेरा जो एक दोस्त है 8-10 साल से
उनका नाम है विकास कुमार मीना, वो इंडिया से, राजस्थान झुंझुनू से ताल्लुक है। और वो वहाँ पर हम इकट्ठे, हमने बहुत सारा ऑनलाइन काम किया। जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती है, तो आप ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा ज़रूर। तो मैंने फ़ौरन ही ज्वाइन कर लिया। अभी मैंने इसको स्टडी नहीं किया था, तो उसको मैं ज्वाइन करके भूल गया। फिर 1 महीने बाद उसने कहा, वसीम भाई आप इसको वेबिनार देखें। वो बल्कि वो मेरे स्पॉन्सर है, वो तो पीछे हट गए। तो लेकिन मैंने इसको वेबिनार को देखना शुरू किया, क्योंकि मैं इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहा था। लोग ये कह रहे थे कि जो मुझे जानते थे, क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी एमएलएम या इस तरह के काम होते थे, तो मैं लोगों को अपने एनालिसिस की बेस पे उनको कहता था ना करें, वो बाद में वो काम बंद भी हो जाते थे। तो मुझ पर बहुत बिलीव करते थे। उन्होंने सोचा कि जब ये शख्स हर चीज़ को ना कह रहा है, इसके बारे में हाँ करे, तो इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इस तरह कुछ लोग थे जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया और इसको ज्वाइन कर लिया। ये पहली कंपनी है जिसके बारे में मैं पब्लिकली मैंने वेबिनार लाइव करना शुरू किया। इससे पहले मैंने किसी कंपनी के बारे में ऐसा नहीं किया। तो इसकी वजह ये थी, इसकी मल्टी रीजन थी। पहली अगर बात करें तो पहली रीजन जो थी कि इसका विजन और मिशन। अब विजन और मिशन क्या होता है? देखिए, किसी कंपनी का विजन ये होता है कि कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहती है, उसका क्या ख्वाहिशात है। ठीक है, उसका विजन क्या है कि फ्यूचर में क्या करना चाहती है। तो अगर हम विजन की बात करें तो कंपनी चाहती है कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट भी हो, यानी लोगों की मदद के बारे में, जैसे ओब्लस है वो चीज़ भी हो, लोगों को बांटा जाए। ठीक है, उसमें देने वाली बात की, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस ना हो, वैल्यू बेस्ड कंपनी हो। ये कंपनी का विजन था। और दूसरा मिशन ये था कि कंपनी अपनी कारोबार को अपने टूल्स की मदद से किस तरह आगे इसको बढ़ा सकती है। अगर वो चीज़ भी देखी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो यूज़ कर रहे हैं। यानी अगर इसकी बात की जाए विजन और मिशन की, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव था, मुझे अच्छा लगा। फिर इसके अलावा एक चीज़ ये थी कि ये कंपनी कहती है कि यहाँ पर आपने जस्ट आना है, के बाद पैकेज एक्टिव करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। जो भी करना है कंपनी ने करना है, कंपनी की एआई रिपोर्ट्स ने करना है। आपको बिजनेस लाके देंगे, कस्टमर लाके देंगे। कस्टमर जो है आपके पास ज्वाइन करेंगे, वो जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, वो आपको कमीशन मिलेगा और आप उसे अपने विड्रॉ कर सकेंगे लोकल बैंक में, या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करना चाहें पेमेंट का। तो ये चीज इससे पहले जो मैं देख रहा था कि एमएलएम स्ट्रक्चर था या कोई भी था, उसमें लोग ज्वाइन करते थे लेकिन उसमें फंस जाते थे, स्टक हो जाते थे। आपने कंपनी में पैसा भी लगा दिया लेकिन आपने नेटवर्किंग नहीं कर सके। कुछ लोगों ने की, उन्होंने कमीशन कमा लिया, लेकिन वो भी एक जगह जाकर वो भी स्टक हो जाते थे, क्योंकि ये नेटवर्किंग वाला काम जब तक आपकी टीम काम ना करे नीचे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। काम अच्छा है अगर इसको सही तरह ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कोई अपने बेनिफिट के बारे में बात करता है, अपने बेनिफिट के बारे में बात करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ज्वाइन करा दूं ताकि मुझे कमीशन मिले। हालांकि ये अगर काम अगर प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर किया जाए तो इससे बेहतर काम कोई नहीं। लेकिन ये जो ऑन पैसिव की बात करें, वहां पर आपने तो कुछ करना ही नहीं था। यानी आपने ऐसे तमाम जो बिजनेस मॉडल थे पुराने नाकाम मॉडल, उनकी नफी करता था। तो इसमें अगर आप इसके अलावा एक और जो इसमें इम्प्रेसिव बात थी, उसका जो बिजनेस मॉडल की बात करें। बिजनेस मॉडल क्या था? कैटमो का नाम दिया गया। अब कैटमो क्या है? कैटमो एक्चुअली एब्रिविएशन है। जो फर्स्ट लेटर लिए गए हैं, उन जो 4 पिलर हैं ऑन पैसिव के, जिस पर ऑन पैसिव टिका हुआ है, वो 4 पिलर क्या है? पहला, कैटमो का सी है, इसमें इसका मतलब है, इससे बनता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन विद इंटीग्रेशन। अब ये क्या बला है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन? अगर आप डिजिटल सॉल्यूशन की बात करें तो ये इंटरनेट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको डिजिटल प्रोडक्ट कहा जाता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। तो
नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें डोमेन कहीं से लेनी पड़ती है, होस्टिंग कहीं से लेनी पड़ती है, और एसईओ टूल कहीं से लेना पड़ता है, आपको डिफरेंट जगहों से राब्ता करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको जब आप इकोसिस्टम में रजिस्टर करके लॉगिन होते हैं, यहाँ पर आपको एक ही लॉगिन में तमाम चीजें मिलने वाली हैं। अभी एकदम तो नहीं मिलेंगी, ऐसा सा इसमें बढ़ती जाएंगी। जैसे अभी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में हमें 3 फ्री प्रोडक्ट्स मिली, ओमेल, ओनेट, ओट्रिम, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें जो पहली पेड प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट है, इसके बाद ओ ट्रैकर आ रही है। इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट जो क्यू में है वो आएंगी, तो हमें एक ही जगह पर सब प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक तो इसका बेनिफिट ये है। तो इसमें एक कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन, यानी तमाम डिजिटल सोल्यूशन से मिला है, जितने भी सॉफ्टवेयर है आपको सबका डिजिटल सोल्यूशन आपको एक ही जगह पे मिल रहा है विद इंटीग्रेशन। मीन कि बहुत सारी प्रोडक्शन के साथ बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। अब मैं अगर मिसाल दूं, जैसे हम बात करते हैं ओ अकेडमी की, ओ अकेडमी एक एजुकेशन से रेलिवेंट एक प्रोडक्ट है, और ये इतनी ह्यूज प्रोडक्ट है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये पैकेज आप बाय करेंगे ओ अकेडमी में। अगर आप देखें कि यहाँ पर जो कोर्सेज होंगे वो हार्वर्ड लेवल के होंगे, यानी जिन कोर्सेज के लिए आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है वो आपको यहीं पे मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो कैटमो का पहला जो सेंटेंस है, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन विद इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन मीन यानी ओ अकेडमी के साथ ओ कनेक्ट भी इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है। यानी ओ अकेडमी की क्लासेस कैसे होंगी, ओ कनेक्ट के थ्रू होंगी। ओ कनेक्ट का ओ अकेडमी पैसा कैसे देंगे, उसमें ओ वॉलेट जुड़ा होगा। इस तरह कुछ प्रोडक्ट, ये मैं मिसाल दे के बात कर रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम अपनी ओ स्टाफ की बात करें, हमारी एक प्रोडक्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्ट है, एचआर बेस। ये डिपार्टमेंट होता है जो कि तमाम इदारों में होता है, और ये इसका काम ये होता है कि हायरिंग करना और सैलरीज रिलीज करना और उनकी जो एम्प्लॉयज की कारकर्दगी वगैरह देखना, ये सब चीजें देखना, ये एचआर का डिपार्टमेंट का काम होता है। उनको छुट्टी रिलीज करना, उनकी रेजिग्नेशन वगैरह, उनके प्रेजल वगैरह, सब कुछ वही काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो प्रोडक्ट ओ स्टाफ आने वाली है वो भी एक ह्यूज प्रोडक्ट है, बड़ी प्रोडक्ट है। उसकी इसमें एक काम तो ये होने वाला है कि जब आप वो प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे, तो अगर किसी कंपनी में, तो वहां पर जितना भी स्टाफ जब आएगा तो उसको अपने फेस के जरिए स्कैन करके उसकी अटेंडेंस लगेगी, जिसकी वजह से ये तो जो हम पहले प्रॉक्सी सिस्टम होता था उसने जाली साइन कर दिए वगैरह, ऐसी चीजें नहीं होंगी। दूसरी बात है कि सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे आपके उस पे सॉफ्टवेयर पे, यानी अगर आप जैसे नॉर्मली ऑफिस में होता है कि 8 घंटे 10 घंटे आपने ऑफिस में काम करना, लोग सिगरेट पीकर या टाइम वेस्ट करके गुजारा करते हैं, टाइम काम नहीं करते और छुट्टियों के चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप 1 घंटा काम करेंगे या 4 घंटे काम करेंगे, यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वहां का काम रिकॉर्ड होगा कि आपने कितनी देर काम किया। उसी की बेस पर आपकी जो टर्मिनेशन भी हो सकती है, उसकी बेस पर आपका वो भी हो सकता है कि अप्रेजल भी हो सकती है, और आपका तमाम काम रिकॉर्ड होगा सीसीटीवी के थ्रू। अब इस ओ स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इंटीग्रेशन कैसी है। ओ स्टाफ में इंटीग्रेशन ऐसे होगी कि जैसे अगर कंपनी को कोई मेल वगैरह करनी तो उनके पास ओ मेल होगी इंटीग्रेटेड। अगर कंपनी को कोई मीटिंग करनी है तो उसमें ओ कनेक्ट भी होगा। अगर कंपनी को पेमेंट सिस्टम वगैरह की बात करें तो ओ वॉलेट होगा। कंपनी को अपनी मार्केटिंग करनी है तो उसमें ओ पोस्ट होगा। इस तरह ये नहीं, ये मिसाल देने का मकसद ये है कि हमारी जो कंपनी को टाइम लग रहा है, इसकी रीज़न ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जितनी भी प्रोडक्ट है ह्यूज हैं जो अभी स्टार्ट में आ रही है, जिसमें ओ कनेक्ट, ओ अकेडमी, ओ स्टाफ, ये ऐसी प्रोडक्ट हैं। ओ ट्रैकर तो तकरीबन हर प्रोडक्ट के साथ अटैच है। तो इसकी वजह से अगर हम सिंपल एक वेबसाइट बनाएं तो उसको अगर 1 महीने का टाइम दिया जाता है तो 2, ढाई, 3 महीने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो आपका निकाल देता है कि थोड़ा सा ग्लिच आ गया, ये इशू हो गया। तो ये तो फिर यहाँ पर सिर्फ ये इशू नहीं है कि आपने चीज़ें को बनाना है, बल्कि यहाँ पर लीगैलिटी के भी इशू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने साथ लेके चलनी है।
तो कैटमो का जो पहला सेंटेंस है, आई थिंक बहुत क्लैरिटी सर ने बता दिया। पहला सी, कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन विद इंटीग्रेशन। दूसरा है ऑटोमेशन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी एक तो ये कि आपने वो प्रोडक्ट, तमाम प्रोडक्ट तो हैं, साथ इंटीग्रेटेड भी हैं, लेकिन वो तमाम प्रोडक्ट नॉर्मली जब किसी आईटी कंपनी के प्रोडक्ट को आप बाय करते हैं, आपको खुद से उसे सेल करना पड़ता है। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक एआई की बेस पर सेल हो रही हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। तो पहला यानी चीज आपको एक ही जगह पर सब चीजें मिल गई जो आपस में कनेक्टेड है। दूसरा ए फॉर ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेटिक जितने भी चीजें हैं सब कुछ और काम हो रहा है। और तीसरा जो है टी, कैटमो का टी है, टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक से पहले हम समझ लेते हैं ट्रैफिक क्या होती है। जब भी आपको वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट में कोई विजिट करता है, वो उस वेबसाइट की ट्रैफिक होती है। अब वेबसाइट की विजिट में ये होता है कि जब भी कोई जितने ज़्यादा विजिटर होते हैं उस पर उतने ज़्यादा उस वेबसाइट पे क्लिक होते हैं। ये जितने भी अगर आप गूगल में देखें, गूगल में कोई चीज़ को सर्च करें, उसके 1 लाख सर्च हैं या 2 लाख सर्च हैं, उसमें सबसे ऊपर जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट को सबसे ज़्यादा विजिटर मिले होंगे, सबसे ज़्यादा क्लिक किए होंगे। अब लोग, ये होता है कि ऑर्गेनिक तरीके से देखा जाए तो समटाइम ऐसी वेबसाइट भी होती है जिसपे जो लोग ज्यादा विजिट ना करते हों, तो वो उसका नंबर तो बाद में आएगा। 1 लाख को तो छोड़ो, आप दूसरे पेज पे कोई जाना पसंद नहीं करता। 10 अगर वेबसाइट की लिस्ट है, अगर पहले पेज में, तो 20-30 पे कोई नहीं जाता। तो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को फ्रंट पेज पे लाने के लिए एसईओ करवाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो लोगों से वो क्लिक करवाते हैं, वो कंपनी को पैसे देते हैं, तो सारा कुछ होता है, तब कहीं जाके हमें ट्रैफिक मिलती है। अच्छा, वो ये तो चलो होता है। अब टारगेटेड ट्रैफिक क्या होती है? टारगेटेड ट्रैफिक एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैं कहता हूं, जैसे ये 2 मोबाइल है, ये और ये, ठीक है। अब ये देखें, इसमें एक ये बड़ा मोबाइल है, इसको मैं इसकी मार्केटिंग करता हूँ, 10,000 लोगों को बताता हूँ। लेकिन 10,000 लोगों को बता तो दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो 10,000 लोग मोबाइल लेना भी चाहते हैं कि नहीं, उसमें इंटरेस्टेड भी है कि नहीं। इसके अलावा मैं इस मोबाइल का 100 लोगों को अप्रोच करता हूँ जो मुझे पता है कि मोबाइल लेना चाहते हैं और यही मोबाइल लेना चाहते हैं। ये नोकिया का मोबाइल है, इसको लेना चाहते हैं। तो होगा ये कि जिस 10,000 जो मोबाइल 10,000 लोगों को जो मैंने अप्रोच किया और बड़े मोबाइल को, वहां से उस तक मुझे 30 कस्टमर मिल जाए रिस्पॉन्स में। लेकिन जिसमें जो मैंने 100 लोगों को अप्रोच किया, वहां से मुझे 70-80 मिल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने टारगेटेड ट्रैफिक को अप्रोच किया, उन लोगों को अप्रोच किया जो रियल में इंटरेस्टेड थे। तो हमारे यहाँ भी टारगेटेड ट्रैफिक मिलने वाली है। यहाँ पर वही लोग आएंगे जो रियल में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनके पैकेज बाय करने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मेरी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है कोई, और वहां पर 100 कस्टमर विजिट करते हैं, 100 में से 90 कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ देख कर चले गए, विंडो शॉपिंग की, उन्होंने कुछ चीज बाय नहीं करनी थी। 10 कस्टमर ऐसे थे रियल में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बाय भी किया। तो यहाँ पर हम 10 कस्टमर मिलने वाले हैं, 90 कस्टमर नहीं आएंगे। मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे उन 10 कस्टमर के लिए 90 लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता था। तो यहाँ पर ये यानी टारगेटेड ट्रैफिक का आई थिंक आप मतलब बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन, ए फॉर ऑटोमेशन, टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक। मुझे अगर ये बताएं, ये 3 चीजें होंगी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में, तो चौथा जो पिलर है एमओ, मनी फॉर एवरीवन, तो सबको पैसा नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल था, मुझे इसने बहुत अट्रैक्ट किया कि कैटमो है, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो कैसे कैटमो के जरिए अगर हमें हमारी जिंदगी काफी आसान होने वाली है। अब हम बात करते हैं सीईओ के बारे में कि ज़ाहिर है जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम हर चीज को देखते हैं। तो जब मैंने सीईओ को देखा, सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे,
अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। उनको काफी विजनरी पर्सन है। इस प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें असल में उनका प्लान था कि एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें अमीर और गरीब का फर्क खत्म किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने, वो एक अमेरिकन फैमिली मैन है, लेकिन उनके रूट्स मिलते हैं फलस्तीन से। वो काफी नॉर्मल इंसानों की तरह, वो उनको भी कुछ शौक है, जैसे कि वो फिशिंग का शौक है, हाइकिंग का शौक है, और स्पेस, जैसे अक्सर वो बात करते हैं ना चांद की, मून की, तो उन्हें शौक है, उनको पसंद है ऐसी चीजें। उन्होंने मास्टर डिग्री ली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ई कॉमर्स में MIT, और 20 साल से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और टॉप एफिलिएटर रहे हैं एक कंपनी में, और ऑन पैसिव उनकी एज ए ऑनर उनकी पहली कंपनी है वो। अगर उनकी बात की जाए, कंपनी की बात की जाए, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, इस पे कोई कर्जा नहीं है, इसका कोई कैपिटल उन्होंने किसी उधार नहीं लिया। वो ऐश मुफारे, उनकी फैमिली, जो उनके साथ दोस्त था, उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई है। तो उसमें ये कि इनके प्रीवियस जो उनका जितना उन्होंने कमाया और क्रिप्टो से कमाया, वो सब कुछ यहाँ पर लगा दिया। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कंपनी क्या करती हैं, जब कोई कंपनियां स्टार्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं, उधार लेती हैं, बैंकों से लोन लेती हैं। फिर फाउंडरशिप के लिए वो उनकी कोशिश होती है कि फाउंडर कम से कम हो और फाउंडर की प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम $10,000 फाउंडरशिप की प्राइस रखते हैं। तो होता ही है कि $10,000 का मतलब आपको पता कितनी ह्यूज अमाउंट बन जाती है। अगर आप लोगों के पास, मेरे पास हो भी, तो हम कभी भी पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कोई कारोबार में लगा दें, कहीं और जगह यूज कर लें, हम ऐसी जगह पर रिस्क क्यों लें। बट इंटरनेट में ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ, इंटरनेट में ऐसे मगरमच्छ हैं जो कि लाखों डॉलर डेली कमा रहे हैं। वो अगर $10,000 किसी कंपनी में लगा भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा डूब गया तो डूब गया, अगर कंपनी चल गई तो अमीर आदमी और अमीर हो गया। जो मैं जैसे पहले बता रहा था, पहले बिजनेस मॉडल सिर्फ अमीरों के लिए थे, गरीबों के लिए नहीं थे। फिर जब कंपनी लॉन्च होती थी, फिर वो गरीबों को पकड़ते थे, वो पैसा भी लगाते थे, नेटवर्किंग भी करते थे। अगर कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही है तो उन्हें 10 रुपए दे रही है, वो 10 रुपए लेकर भी खुश, क्योंकि वो 2-3 रुपए कमाने वाले हैं। और कंपनी 10 रुपए देकर भी राजी नहीं है, और कंपनी भाग जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर ऐश मुफारा ने इस सिचुएशन को देख कहा कि मैं कैसी कंपनी बनाऊंगा जो अमीर और गरीब का फर्क खत्म करेगा। तो उन्होंने कहा कि एक और ऑटोमेशन पे काम करेगी। उन्होंने फाउंडरशिप की प्राइस रखी ओनली $97। इसका मकसद था कि वो लोग भी अप्रोच कर सकें जो इतनी हैसियत नहीं रखते। यही वजह है मोर देन 1.4 मिलियन फाउंडर बन चुके हैं। तो इसकी वजह है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा देना चाहते थे। जब 1.4 मिलियन फाउंडर बन गए तो आप ये देखिए, पहली कंपनियां फ्लॉप इसलिए हो जाती थी कि अभी जैसे कि मैंने मिसाल दी थी, अगर दूसरी कंपनी अगर 1 लाख रुपए दे रही है तो 10 रुपए दे रही है। यहाँ पर यह है कि अगर 1 लाख रुपए कंपनी कमाएगी तो 65% फाउंडर्स में तकसीम होगा। इसकी वजह है ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट वो दे रही है फाउंडर्स को। अब फाउंडर का स्टेटस क्या है वो पूछें। फाउंडर जो है कंपनी के प्री लॉन्च जो प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाले हैं, उनकी सपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए एक कहते हैं ना कि टॉर्च का काम करते हैं, टॉर्च बैरियर का। तो इसके बदले में सिर्फ वो $97 दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है, उनको क्या करेगी, उनको एडिशनल बोनसेस देगी जब कंपनी लॉन्च होगी। और एक बोनसेस तो हमें मिल गया स्टार्ट में ही कि $97 जो हमने शुरू में दिए थे वो हमें वापस रिटर्न मिल गए। तो इस तरह के बोनसेस और भी फाउंडर्स को मिलेंगे। कस्टमर को भी बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन फाउंडर्स को भी मिलेंगे। तो इसके अलावा ये कि मैं कहता हूँ बांटने से बढ़ता है। तो एक टर्म यूज होती है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो कि लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी नेटवर्थ $1 बिलियन प्लस हो जाए। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी क्यों होती है? सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो कि लॉन्च हो, और लॉन्च होने के इसके 10 साल के अंदर उसकी नेटवर्थ $100 बिलियन प्लस हो जाए। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, अगर फेसबुक की मिसाल दी जाए तो उनको 5 से 6 साल लगे थे यूनिकॉर्न बनने में, यानी उनकी 5 से 6 साल लगे थे उनकी नेटवर्थ को $1 बिलियन प्लस होने के लिए। लेकिन अगर इसका एनालिसिस किया जाए, कुछ साल पहले ही इसकी नेटवर्थ $6 बिलियन प्लस हो चुकी थी। यानी जो एक होती है कि जो होता है ना कि जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिकॉर्न बनने के लिए, तो उससे 6 गुना ज्यादा वो भी लॉन्च भी नहीं बन गई, इसलिए तो उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न। तो यहाँ पर
जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो हमारी मार्केटिंग इतनी अच्छी हो रही है, हमारे कस्टमर हमारे पास जो अप्रोच करेंगे, ब्रांड अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट काफ़ी सस्ती हैं और अच्छी हैं, उसको कंपनी को सुपर यूनिकॉर्न बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। स्टार्ट में ही 1.4 मिलियन फाउंडर्स जब ये प्रोडक्ट को बाय करेंगे, बूस्ट तो कंपनी को वहीं से मिल जाएगा, बल्कि मिल गया है, तो बाकी आगे क्या होगा? तो बांटने से हमेशा बढ़ता ही है। पिछली कंपनियां क्या करती थी, वो सिर्फ चंद मखसूस लोगों को फायदा देती थी, अपना फायदा रखती थी, वो कंपनियां खत्म भी हो जाती थी। यहाँ पर चूंकि दूसरों को फायदा दिया जा रहा है, तो इसको ये लॉन्ग टर्म तक ये कंपनी चलेगी, क्योंकि इसकी नीयत ठीक है, इंटेंशन ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि सीईओ की। सीईओ हमारे एक बहुत फ्रेंडली हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, फैमिली मैन है। अगर इससे पहले मैं दूसरी कंपनियों को मैं सीईओ को देखता था, बड़े फॉर्मल होते थे, बहुत यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करना, कभी अपनी फैमिली डिस्क्लोज नहीं की, क्योंकि इन कंपनियों में भागना होता था। हमारे सीईओ अपनी बेटों का भी डिस्कस कर, फैमिली का जिक्र करते हैं, और उमर का, उनके छोटे बेटे का, यूसुफ का। तो इसकी वजह यह है कि वो ट्रांसपेरेंट है और फ्रेंडली है, उनसे कोई कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई बात कर सकता है। उन्होंने कभी उसको यानी रोका नहीं किसी को। लेकिन उन्होंने एक और बात भी बड़ी क्लैरिटी से कही कि क्योंकि कंपनी आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो 90% बात हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और 10% उन्होंने बताया सिर्फ ये बताने के लिए कि कंपनी की वैल्यू क्या है। तो अभी करंट सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन हो, हमें इसलिए वरी करने की जरूरत नहीं है। कि अगर कंपनी जो भी अप्स एंड डाउन है वो खुद ही फेस करेगी, और जब ये कंपनी लॉन्च हो चुकी है, जब उसका कमीशन स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, तो किसी को कोई भी किसी से कंप्लेन नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये देखें, वो एक कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। पहला सीईओ देखा जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। उन्होंने ना सिर्फ बात की, मल्टीपल टाइम इसको प्रूव भी किया। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो $97 से स्टार्ट हुआ था। कंपनी का प्लान उस वक्त डिजिटल प्रोडक्ट्स का नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का बनाने का था। अब मैं इस दोनों में फर्क बता देता हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स, इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग टूल डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यानी अगर वो एक समंदर है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो वो एक बाल्टी पानी है डिजिटल मार्केटिंग टूल। तो डिजिटल मार्केटिंग टूल क्या होता है? जब आप कोई ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, जैसे आपने कोई मार्ट बनाया है, या दुकान है, कपड़े की दुकान है, या कोई भी है चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है, आपको डोमेन लेनी पड़ती है, होस्टिंग लेनी पड़ती है, ऐसी टूल वगैरह ऐसा लेना पड़ता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग टूल कहा जाता है। तो 2018 में उनका प्लान था कि हम ये टूल किसी से बनवाएंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे, यानी खुद भी बनाने का इरादा नहीं था। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिलीपीन कंट्री को अप्रोच किया, तो उन्होंने इसको बनाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं बना सकते। इसकी रीजन ये थी, कंपनी जो आइडिया लेकर आई थी वो एक डिसरप्टिव आइडिया था। डिसरप्टिव आइडिया क्या होता है? डिसरप्टिव चीज वो होती है जो कि ये टेक्नोलॉजी में ये वर्ड कम यूज होती है कि जब कोई चीज आ जाए, उसके आने के बाद पुरानी चीज की वैल्यू खत्म हो जाए, यानी नई शुरुआत कर दे और वैल्यूएबल चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फेसबुक की, बात करें फेसबुक से पहले कुछ लोगों को अगर याद हो तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता था, उसका नाम था ऑर्कट, ORKUT, ऑर्कट। वो बहुत यूज करते थे लोग, मैंने भी यूज किया। बट जैसे ही फेसबुक आया तो ऑर्कट बिल्कुल खत्म हो गया। तो फेसबुक एक डिसरप्टिव प्रोडक्ट थी, जिसने आते ही ऑर्किड का, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खात्मा कर दिया। और इसी तरह अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट एक ऐसी चीज थी, इससे पहले इंटरनेट से पहले ऐसी कुछ चीज थी ही नहीं, तो ये भी डिसरप्टिव है। ब्लॉकचेन है, ये भी डिसरप्टिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी डिसरप्टिव है। अब होता यह है कि कुछ चीजें डिसरप्टिव होती हैं, और कुछ प्रोडक्ट की जो कुछ यानी कुछ चीजें, यानी मिसाल के तौर पर कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रप्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये कि हमारी जो कंपनी है एक डिस्ट्रप्टिव आइडिया लेकर आने वाली थी। और एक मिनट,
तो उन्होंने 90 जब जब 2018 की बात कर रहे थे, तो कि वो लोग इसलिए नहीं बना सके क्योंकि डिस्ट्रप्टिव चीजें थी। तो इंडिया में उन्होंने अप्रोच किया, इंडिया में 2 कंपनियों ने कहा जी हम बनाएंगे, कोलकाता की कंपनियां थी, लेकिन 2 महीनों में उन्होंने भी हैंड्स अप कर दिया, अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन देन कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इंडिया में कोलकाता में अपना ऑफिस बनाएंगे, और 2 कंपनियों में से एक कंपनी डाउन साइजिंग कर रही थी, उनके वो बंदों को हायर कर लिया और कंपनी ने अपना स्टार्ट शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें यकीन था कि इंडिया में, क्योंकि आईटी में काफ़ी लोग एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता था कि इनसे लोगों से काम लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे और इंडिया में कंपनी ऑफिस बनाने का पर्पज ये था कि अगर अमेरिका में बनाते तो उनको डॉलर्स में पे करना पड़ता, हर कंपनी अपने बिजनेस को देखती है, प्रॉफिट को देखती है, तो यहाँ पर उन्हें रुपये में पे करना पड़ा, तो इस लिहाज से उन्हें सस्ता पड़ा। अगर यहाँ के लिहाज से देखा जाए लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो लेकिन अगर वो यही चीज़ अगर वहाँ होती तो ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ती। 2018 में ही उन्होंने फिर एक फाउंडर्स का आइडिया सोचा कि गो फाउंडर, पहले इसका नाम गो फाउंडर था, कि हम गो फाउंडर एक यानी कुछ हम दोस्त मिलकर एक $97 पे करके हम फाउंडरशिप लेते हैं, ये जितने भी फाउंडर्स हैं वो बीटा टेस्टिंग में अपना किरदार अदा करेंगे और उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन ये प्राइस जो कंपनी की जो प्रोडक्ट की प्राइस को पूरा नहीं करेगी तो उन्हें प्रोडक्ट भी बाय करना होगी। तो लेकिन इनको फाउंडरशिप की जो बेनिफिट होंगे एडिशनल होंगे। तो हुआ ये कि उन्होंने एक सेमिनार किया, सेमिनार में 2,500-3,000 लोग बगैर वेबसाइट के, उनको आइडिया इतना क्लिक किया वैसे फाउंडर बन गए। देन उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को बढ़ाते हैं, अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टूल नहीं बनाएंगे, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तमाम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स उन्होंने फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया, पहले ऑटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने कोलकाता से बेंगलोर ऑफिस शिफ्ट किया, देन हैदराबाद आपको पता है, और हैदराबाद में 5 मंजिला अपनी बिल्डिंग बनाई और स्टाफ होते होते मोर देन आई थिंक 1000 के करीब पहुंच गया। तो ग्रेजुअली कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया। देन कंपनी ने कहा जी हम ये डिजिटल प्रोडक्ट्स तो बना ही रहे हैं सब, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। हम आधी मार्केट जो कैप्चर कर रहे हैं डिजिटल, तो फिजिकल मार्केट भी तो है ना, वो तो यानी डिजिटल मार्केट पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता, कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो फिजिकल है, तो उन्होंने कहा हम कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी लेकर आएंगे, हम फिजिकल मार्केट को भी कैप्चर करेंगे। अभी वो चीज़ें नहीं है लेकिन वो चीज़ें आएंगी। देन फिर उन्होंने अनाउंस किया कि हम हमारा अपना डाटा सेंटर होगा। डाटा सेंटर क्या होता है? डाटा सेंटर जब आप ये यूज़ करते हैं, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, तो जब लॉग आउट करते हैं, जब लॉग इन करते हैं तो आपके पीछे काफ़ी अपडेट्स होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। वो डाटा कहाँ जाता है? वो कहीं क्लाउड में जाता होगा? नहीं, उसके लिए एक फिजिकल जगह की ज़रूरत होती है जिसको डाटा सेंटर कहा जाता है। अगर आज आप गूगल में सर्च करें डाटा सेंटर, आपको काफ़ी मशीनें नज़र आएंगी। तो फेसबुक, गूगल की लाखों एकड़ ज़मीन है जो कि अमेरिका में है, जहाँ पे डाटा सेव किया जाता है। अब बड़ी कंपनियां तो, ह्यूज कंपनियां तो डाटा सेंटर अपने डाटा को सेव करने के लिए यूज कर लेती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो वो उनसे रेंट पे ले लेती हैं, उनको पे करती हैं। तो वो फिर क्या करती हैं, वो जो डाटा सेंटर किसी से रेंट पे लेती हैं तो वो उसके पैसे अपने कस्टमर से पूरा करती हैं। हमारे डाटा सेंटर से होने का, एक तो उन्होंने अनाउंस किया था, आपको पता है रिसेंटली एक छोटा डाटा सेंटर तो है, लेकिन 2024 के शुरू में ही दूसरा बड़ा ह्यूज डाटा सेंटर अनाउंस होने वाला है। तो कहने का मकसद है इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो डाटा हमारे पास ही होगा, हमें किसी को डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, उसकी प्राइवेसी नहीं लीक होगी। दूसरा, हम फाउंडर को और कस्टमर को अर्निंग तो हो रही है, लेकिन फाउंडर को एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि डाटा सेंटर में जब छोटी कंपनियां, हमारा क्योंकि प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ती हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी कोई चीज़ प्राइस अनाउंस नहीं है, जैसे $1,00,000 कोई ले रहा है, कंपनी ले रही है डाटा सेंटर के लिए, हम 20,000 चार्ज कर रहे हैं, तो कंपनी हमारी तरफ आएंगी और उससे जो अर्निंग होगी उसमें फाउंडर को भी हिस्सा मिलेगा। फाउंडर को काफ़ी तरीकों से, काफ़ी जगहों से बेनिफिट मिलने वाला है, जो फाउंडरशिप की अभी आपको वैल्यू नहीं पता, क्योंकि एक पोजीशन अलॉट हुई है। अभी रिसेंटली मिस्टर ऐश ने कहा कि फाउंडरशिप आप सेल नहीं कर सकते, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसकी वैल्यू है। तो वो इसी वजह से कहा है कि इसका काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं। अभी जो लोग शोर मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको जब बातें खत्म हो जाएंगी, जब कमीशन आना शुरू हो जाएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब
एक चीज का आपके पास अल्टरनेट कोई नहीं है, आपने कंपनी पर ट्रस्ट किया वेट और पेशेंस के साथ, तो हमें उसका बुरे हालात में भी साथ देना चाहिए। बुरे हालात से मतलब अगर किसी वजह से लेट होगी, डिले होगी, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो अच्छे हालात में तो सभी साथ देते हैं। तो कंपनी का जब जब स्टार्ट होगी तो बेनिफिट तो सबको मिलने वाला ना। तब आप क्या करेंगे? तब आपकी वो सारी बातें, बुरी बातें, नेगेटिव बातें सब कहीं जाके खो जाएंगी। ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब इतना कुछ हो गया। अब $97, जो मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा था, मिस्टर ऐश की, $97 की बात कर रहा था। $97 जो है वो वैसे का वैसे ही रहा। यानी आप एक डिजिटल मार्केटिंग टूल बनाते हैं, $97 चार्ज करते हैं, फिर कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगी, तब भी $97 वैसे ही रहता है। फिर आप कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स आएंगी, फिर आप कहते हैं डाटा सेंटर आएगा। अगर किसी और कंपनी, कोई और कंपनी होती तो आपने इसे ज्वाइन किया होता, अगर कोई एडिशनल चीज आती वो आपसे जबरदस्ती चार्ज करते। जबकि सीईओ के जहन में ये बात था कि हमने आम आदमी के लिए तो ये बनाई है, तो मैं उनको ज्यादा ट्रबल में नहीं डालना चाहता, इसलिए $97 उन्होंने नहीं बढ़ाए। क्योंकि जब ये स्टार्ट किया था, जब तो इतना बड़ा प्लान नहीं था, तब तो डिजिटल मार्केटिंग टूल ही थे ना, ये तो बाद में प्लान हुआ। एक बात तो ये, फिर उन्होंने वो भी वापस कर दिया अभी। फिर अभी प्रोडक्ट की बात करें, प्राइस की, तो तब भी उनके पहले $250-300 तक चार्ज कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा 1 बाय 1 प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे। अभी इनकी जो लोग बात करते हैं कि $97 तो चलो दे दिए, बट इन्होंने 3 महीने का पैकेज कर दिया। उनके ख्याल में था कि $97 होगा, प्लस $10 होंगे, $107 होंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसे हुए भी वो डालकर, $10-20 डाल के हम प्रोडक्ट का पैकेज बाय कर लेंगे। लेकिन इसकी कुछ रीजंस थी। पहली रीजन तो ये थी, जब कंपनी की टेस्टिंग तो कुछ प्रोडक्ट की ऐसी होती है जो लॉन्च होने से पहले होती है, कुछ चीज़ें बाद में चेक होती हैं, जैसे पेमेंट सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने 3 मंथ का पैकेज इसलिए रखा क्योंकि इनके जहन में था कि ये अगर 1 महीने का पैकेज रखा, क्योंकि हमने फाउंडर से प्रॉमिस किया है, उनको अपने पॉकेट से सिर्फ एक बार पेमेंट करना होगी, नेक्स्ट उनकी प्रॉफिट से चीज़ें निकलेंगी। तो उन्होंने 3 मंथ का इसलिए पैकेज अनाउंस किया, ताकि 3 मंथ में उनको एक तो पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, दूसरा पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, दूसरा ये कि उन चीज़ों को स्टेबल होने में टाइम अगर लगता है तो वो उसको पूरा किया जाएगा। और आपने देख लिया अभी जो लोग परेशान हैं कि भाई ये खत्म होने वाली चीज़, ये अभी नवंबर खत्म होने वाला है, हमने तो पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये चीज कंपनी भी जानती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कंपनी के पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। उस तरह टाइम 1 महीना इंक्रीज कर दे, ठीक है, वो टाइम इंक्रीज कर दे, हो सकता है उसका कोई और सोल्यूशन निकालें, लेकिन वो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कंपनी ने अब ये देखें कि $125 पर मंथ का पैकेज निकाला, 10,000 अटेंडी वाला, जो कि जूम में आपको $6,450 पर मंथ पे करने पड़ते हैं, जो हर महीने पे करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर तो आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जूम के तो छोटे पैकेज भी हैं, हमारे भी इसी तरह छोटे पैकेज है, तो 10,000 से क्यों शुरू किया? इसकी रीजन ये थी, अगर वो छोटे पैकेज से स्टार्ट करते, उसका कमीशन भी छोटा होता। वो स्टार्ट में ह्यूज कमीशन देना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने बहुत वेट किया। ठीक है। तो अब ये 3 महीने का, जो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतने काबिल नहीं है कि हम पैकेज जो है $143 भी पे कर सकें, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 महीने का पीरियड खत्म होगा, उसके बाद आपको मंथली पैकेज और एनुअली पैकेज और छोटे बड़े पैकेज भी नजर आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे पैकेज होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे, $10, $15, $20, इतने तो अप्रोच बंदा कर ही लेता है, तो आप उससे स्टार्ट ले लें। आप फेल नहीं होंगे, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर कोई बंदा फेल नहीं होगा। ये भी तो कंपनी ने कहा है, यू आर इन इट टू विन इट। यहाँ पे जो आ गया कामयाब हो गया। तो कंपनी, क्योंकि ये सारी चीजें, हर कोई चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकती। ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे, ये बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस भी करना है और आपको सपोर्ट भी करना है। आप अगर इतनी चीज को समझ जाए, उन्होंने अब तक इतना सपोर्ट किया, $97 को इंक्रीज नहीं किया, प्राइसेस में आपको डिस्काउंट दिया, 1 महीने का वैसे 3 महीने में 1 महीने तो आपको वैसे फ्री कर दिया, 125 को
3 से मल्टीप्लाई करें 375 बनते हैं, $125 उन्होंने फ्री कर दिए 1 महीने का, क्योंकि आप स्टार्ट में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी ये कि नवंबर के एंड के बाद ये शायद ये ऑफर भी खत्म हो जाए। जो लोग बाय कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, शायद उनको $240 ही पे करने पड़े। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे हम एंटर होने के, और यहाँ पर हम यानी जब एंटर हो गए तो फिर ज़्यादा कामयाबी हमारे कदमों में है, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अच्छा जी, फिर ये कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हमें कंपटीशन नहीं किसी से। नॉर्मली होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारा कंपटीशन होता है, यहाँ पर तो आप प्रोडक्ट आप खुद ही बाय कर रहे हैं, आपका कंपटीशन अपने साथ ही है कि आपने वो प्रोडक्ट कितनी बाय कर ली, उसका कमीशन कितना होगा, उसमें जितनी भी प्रोडक्ट है सबका पैसा तो आप ही को मिलने वाला है, आपको किसी के साथ कोई कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जी मैं तो क्या चीज रह गई, अच्छा फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई अगर मार्केट में किसी वजह से अगर इतनी अर्निंग नहीं हुई तो क्या हमें वो उस महीने अर्निंग नहीं आएगी। तो ऐसा भी नहीं होगा, तो इसका जो स्ट्रेटेजी है मॉडल है वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन कंपनी की प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा होंगी कि अगर एक दो प्रोडक्ट में अगर कोई लेवल हिसाब किताब पूरा भी हुआ तो दूसरी प्रोडक्ट सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जब ये चीज़ें जब मॉडल सक्सेसफुली, यानी अभी तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, तो आप देखें आपकी ग्रिप इतनी मजबूत हो जाएगी। आपको शुरू में अगर $10 डेली का मिल रहा है, फिर $20 आएगा, $50, $100, तो $100 का मतलब है कि महीने के $3000, तो फिर छोटी अमाउंट नहीं है। फिर कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर यानी ये चीज़ें जो भी आपके कस्टमर है बनेंगे, चाहे आप अपने थ्रू ज्वाइन कराते हैं या कंपनी कराती है, वो आपके लाइफ टाइम के लिए बन गए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आपको सॉफ्टवेयर बाय करते हैं उसकी मंथली पे करते हैं, बट मंथली पे करते हैं, लेकिन ये कि समटाइम जब होता है कि आपको जब इतने पैसे नहीं होते तो कभी कभी आप गैप डाल देते हैं सॉफ्टवेयर बाय करने में, आप सॉफ्टवेयर बाय करने में गैप डाल देते हैं और वो उस महीने बाय नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो अब जब एक दफ़ा आपने कस्टमर ने पैकेज अपनी जेब से दे दिया, उसके बाद मंथली वो खुद बहुत ऑटोमेशन पे चल रहा है, क्योंकि वो उसको पे करेगा अगर उसने कमाना है। जब भी वो पैकेज बाय करेगा आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। तो आपको पता है कस्टमर जो एक दफ़ा आ गया वो वापस जाएगा नहीं, तो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। पहले 5 कस्टमर, 10 कस्टमर, 12, 20, 30, 40, 50, 100, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा सिस्टम। इमेजिन करें जब 100 कस्टमर होगा, इमेजिन करें जब 1000 कस्टमर होगा आपके नीचे, आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, आपको तो पता ही नहीं होगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। फिर ये तो कस्टमर है, इसके अलावा और बहुत सारे तरीकों, जैसे बताया कि डेटा सेंटर है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैस मेलिंग के थ्रू कस्टमर आएंगे, कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वहाँ से कैसे कस्टमर आएंगे। तो ये तो बस ये नहीं देखें कि आप ये सोचेंगे कि आपके साथ हुआ क्या है, हम क्या सोच रहे थे, हम कितना लो लेवल पे सोच रहे थे, हमारी सोच कितनी लिमिटेड थी और क्या हो रहा है। और अगर इसकी प्रोडक्ट पे बात करें, मेरे ख्याल में एक और उसमें निकल जाएगा। इकोसिस्टम पे बात करें हम, मेरे ख्याल में इस पे, लेकिन थोड़ी अपडेट्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी जो रिसेंटली मिस्टर ऐश आए थे, इनमें से एक इम्पोर्टेंट बात ये थी, ओकनेट के फीचर उन्होंने शो किए थे, तो जिसमें से उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम भी है जो ओकनेट के साथ है, और इसके अलावा स्पीकर व्यू पे उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया। तो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ओकनेट एक ऐसी ह्यूज प्रोडक्ट है। और आई थिंक मुझे जो ओकनेट में सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो फीचर लगा वो बात कर लेता हूँ, वो है साइन लैंग्वेज। उन्होंने, उससे सीईओ के विजन का पता चलता है कि उन्होंने साइन लैंग्वेज ये अवतार से बने होते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर हम जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस पर क्लिक किया तो वो इशारों की जुबान में बताएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जो बहरे लोग हैं, डेफ लोग हैं, उनके लिए कितना आसान कर दिया। यानी वो शख्स उनके बारे में भी सोच रहा है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये सीईओ के उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में भी इस चीज़ को रखा है। अगर ओब्लास की बात करें, ओब्लास में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, दूसरे जो इस तरह के मिलते जुलते प्लेटफॉर्म है वो चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो कंपनी ही बर्दाश्त करेगी।
ठीक है। फिर मिस्टर ऐश ने कहा था यहाँ पर हम फिश लोगों को नहीं देंगे, लोगों को फिश पकड़ना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। और फिर ये कि जो 2 से 3 हफ्तों की बात की थी कि जो विड्रॉ है वो जो पे आउट हो वो हमें मिल जाएगा, जो कि स्टक हुआ था। और पहले बल्क में क्रिप्टो की अमाउंट मिलेगी, उसके बाद फिर बैंक की तरफ आएंगे, स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा। फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ए बम की बात की थी। अब ए बम क्या है, कुछ लोग इसे ऐश बम कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये ए बम को हिंट भी हो सकता है, ए फॉर ऑटोमेशन भी हो सकती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मेंटली तो प्रिपेयर रहना चाहिए कि बहुत जल्द यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। दिसंबर के एंड तक हमें इतनी अपडेट्स मिल चुकी होंगी कि क्योंकि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप भी होंगी, तो हमारे काफी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अभी मसला ये है कि बहुत से लोग फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो फिर परेशान भी होते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और कल एक प्रोजेक्शन हुई थी 17 को बुर्ज खलीफा में, और हमारा तकदीर अवार्ड है, और वो एक पार्टनरशिप हमारे साथ हुई है, क्योंकि कंपनी के जितने भी माइलस्टोन हैं वो हम लोग इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये कितने बड़े लेवल के हैं। तकदीर अवार्ड ये कंपनियां एक पार्टनरशिप हुई है, ये चेक करती है कि आप उसकी वजह बेस पे अवार्ड देती है, आप कंपनी के एम्प्लॉयज को कैसे रखते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये दुबई वगैरह में इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काम होता है। तो ये हमारी पार्टनरशिप हुई है। इसके अलावा जो जाइटेक्स का जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन थी अभी हुई थी, वहां पर देखिए हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारा जो स्टॉल था उसको नंबर 1 अवार्ड मिला, और वहां पे जूम और माइक्रोसॉफ्ट इन सब के भी स्टॉल लगे हुए थे। और अब नेक्स्ट टाइम वो 3 गुना स्पेस ज्यादा मिलने वाली है हमें, और इसके लिए ये जाइटेक्स के लिए। और इस तरह की बहुत सारी पार्टनरशिप हम कर चुके हैं और कर रहे हैं, जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा। जो भी कस्टमर जो पैकेज बाय करेंगे उनको वो कस्टमर आने वाले हैं। तो आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। थैंक यू वेरी मच सफीर, आपका